नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अलका सचान, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज उन्नाव, आप सभी का स्वागत करती हूँ भौतिकी की इस अध्ययनशाला में। बच्चों, इस अध्ययनशाला में हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के द्वितीय भाग का पाठ चुंबकत्व एवं द्रव्य अध्ययन में लाएंगे। बच्चों, यह चुंबकत्व एवं द्रव्य का तृतीय भाग या अंतिम भाग है। आपको मेरा व्यक्तिगत सलाह है कि आप चुंबकत्व एवं द्रव्य से संबंधित इससे पूर्व की 2 अध्ययनशालाओं में अध्ययन अवश्य कर लें, जिसके लिए आपको दीक्षा ऐप पर यह इसके प्रथम एवं द्वितीय भाग आपको उपलब्ध कराए गए हैं। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं कि चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसमें हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि चुंबकीय गुण के आधार पर कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं, उनकी क्या विभिन्न गुण होते हैं, उसके अवशेष गुणों का अध्ययन हम इस भाग में करेंगे। बच्चों, हम प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय 3 प्रकार के चुंबकीय पदार्थों का अध्ययन कर चुके हैं। हमें ज्ञात है कि वे पदार्थ जो बाह्य क्षेत्र में विपरीत दिशा में क्षीण रूप से चुंबकित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्षीण रूप से चुंबकित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, तथा वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात गुणों में अनुचुंबकीय पदार्थ एवं लौह चुंबकीय पदार्थ सिर्फ प्रबलता में भिन्न होते हैं, अर्थात उत्पन्न होने वाले चुंबकीय गुण की प्रबलता में भिन्नता पाई जाती है। तो आइए हम सीखते हैं कि ऐसा क्यों है कि अनुचुंबकीय पदार्थों में उत्पन्न होने वाली जो चुंबकत्व का गुण है वह क्षीण होता है, जबकि लौह चुंबकीय पदार्थों में उत्पन्न होने वाला चुंबकत्व अत्यंत प्रबल होता है। बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दें कि हमें पता है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है अपनी धुरी पर, जिससे एक आघूर्ण उत्पन्न होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, यदि वह एक पेयर्ड यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन है या एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यह निर्धारित करता है कि एक छोटा सा परमाणु जो एक छोटे से चुंबक की तरह कार्य करता है। आपको ज्ञात है कि जहाँ कहीं भी आवेश गति करता है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो स्वयं में एक छोटा सा परमाणु एक छोटा सा चुंबक होता है। यदि हमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से उस पदार्थ में मिले कि वह युग्मित हो तो वह दूसरे प्रकार का चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, यदि अयुग्मित हो तो दूसरे प्रकार का प्रदर्शित करता है। तो आइए देखते हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थ जो कि बहुत अधिक प्रबल चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं जब वे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं, तो ऐसा क्यों है। बच्चों देखिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं श्वेत पट पर लौह चुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण डोमेन सिद्धांत। बच्चों, आप इस बात को स्मरण रखें कि जो डोमेन का सिद्धांत है यह मात्र लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए ही मान्य है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों एवं अनुचुंबकीय पदार्थों में डोमेन सिद्धांत नहीं लगाया जा सकता, वहाँ पर यह प्रभावी नहीं है। अर्थात डोमेन नाम के क्षेत्र मात्र लौह चुंबकीय पदार्थों में ही पाए जाते हैं। देखिए, लौह चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में केवल तीव्रता का अंतर होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ वास्तव में ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थ हैं जिनका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन बहुत तीव्र होता है। अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति लौह चुंबकीय पदार्थों का भी प्रत्येक परमाणु एक चुंबक होता है जिसमें कुछ स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, परंतु लौह चुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में कुछ ऐसी जटिल अन्योन्य क्रियाएं होती हैं जिससे कि छोटे छोटे परमाणु एक ग्रुप बना लेते हैं। उस ग्रुप में लगभग 10⁻17 से लेकर के 10⁻21 की कोटि के परमाणुओं की संख्या रहती है। बच्चों, ये जो छोटे परमाणु हैं ये स्वयं एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और एक ही डोमेन में या एक ही क्षेत्र में जितने भी परमाणु होते हैं वे इस प्रकार संरेखित हो जाते हैं कि उनका चुंबकीय आघूर्ण एक डोमेन का अलग हो जाता है, किंतु जो संपूर्ण पदार्थ है यानी जो लौह चुंबकीय पदार्थ है वह कई डोमेन से मिलकर बना होता है। प्रत्येक डोमेन में उत्पन्न होने वाले चुंबकीय आघूर्ण का एक निश्चित मान होता है, किंतु एक पदार्थ विभिन्न प्रकार के डोमेनों से मिलकर बना होता है। डोमेनें परस्पर आकार में एवं चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में भिन्न होती हैं। अर्थात एक क्षेत्र में जो चित्र देख रहे हैं, भाषा के बाद आपको एक चित्र दिखाया गया है जिसमें यदि आप गणना करें तो कुल देखिए कितने डोमेन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर जितने भी तीर आपको दिखाए गए हैं ये सभी
उस छोटे से चुंबकीय आघूर्ण एवं उसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं जो कि एक परमाणु द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। बच्चों, वास्तव में एक परमाणु को हम किसी भी प्रकार से नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यह एक सिंबलाइजेशन है, यह सिर्फ उसे प्रतिरूपित किया गया है यहाँ पर। तो आप देखें कि प्रथम डोमेन में जितने भी चुंबकीय आघूर्ण आपको दिखाए गए हैं वे सभी एक ही दिशा में संरेखित हैं, अर्थात प्रथम डोमेन का अपना एक चुंबकीय आघूर्ण है। पुनः ध्यान दें, जो द्वितीय आपकी डोमेन है इसमें पुनः डोमेन के अंतर्गत जितने भी चुंबकीय परमाणु हैं या चुंबकीय आघूर्ण हैं वे एक ही दिशा में संरेखित हैं। इसी प्रकार आप सभी डोमेन्स को देख सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं, अर्थात छोटे छोटे परमाणु एक ही दिशा में चुंबकीय आघूर्ण संरेखित हैं, अर्थात उनका एक नियत निश्चित चुंबकीय आघूर्ण है। किंतु जब हम संपूर्ण रूप से इस ब्लॉक का, या मान लीजिए ये लोहे की एक प्लेट है, इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो प्रत्येक डोमेन इस प्रकार से अभिविन्यसित है, ओरिएंटेड है कि जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है वो पूरे के पूरे पदार्थ या इस पृष्ठ का कैसा है, शून्य है। अर्थात जब कोई भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बच्चों नहीं होता है तो लौह चुंबकीय पदार्थ में स्वयं में लौह चुंबकत्व का गुण होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, किंतु वह डोमेन में संरक्षित रहता है। एक डोमेन में निश्चित चुंबकीय आघूर्ण होता है, किंतु जब हम संपूर्ण रूप से परिणामी चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं तो बिना बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लौह चुंबकीय पदार्थ में भी कोई भी स्वयं का चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता। या हमें कहना चाहिए कि परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है, क्योंकि अभिविन्यास अलग अलग डोमेन का अलग अलग होता है। यही कारण है कि लोहे का हर टुकड़ा चुंबक नहीं कहलाता, क्योंकि लोहे के हर टुकड़े में चुंबक का गुण नहीं पाया जाता। आइए देखते हैं हम इसे परिभाषित किस प्रकार कर सकते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में कुछ ऐसी जटिल अन्योन्य क्रियाएं होती हैं जिनके कारण पदार्थ के भीतर परमाणु के अति सूक्ष्म आकार के असंख्य प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं। बच्चों, ये क्षेत्र जो आपको काफ़ी बड़े करके दिखाए गए हैं इन्हें ही हम असंख्य क्षेत्र बोल रहे हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। प्रत्येक डोमेन में 10 की घात 17 से लेकर 10 की घात 21 तक के परमाणु होते हैं जिनका चुंबकीय अक्ष एक ही दिशा में संरेखित होता है। देखिए, प्रत्येक डोमेन का जो क्षेत्र है वो एक ही दिशा में संरेखित है बिना किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के। अर्थात जब लौह चुंबकीय पदार्थ स्वयं में होता है, अर्थात उसके बाहर कोई भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, चुंबकीय संतृप्ति की अवस्था में रहता है, अर्थात एक तीव्र चुंबक होता है, इसमें डोमेन में चुंबकीय आघूर्ण है, अर्थात इसमें चुंबकत्व का गुण है। किंतु पदार्थ की सामान्य अवस्था में विभिन्न डोमेन अनियमित ढंग से इस प्रकार बिखरे रहते हैं, इसे हम अभिविन्यसित रहते हैं भी कह सकते हैं, इस प्रकार बिखरे रहते हैं कि उनका किसी भी दिशा में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य ही रहता है, अर्थात वे एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। यही कारण है कि लोहे का प्रत्येक टुकड़ा चुंबक नहीं होता है। तो बच्चों, आपसे अपेक्षा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ स्वयं में चुंबकीय आघूर्ण रखता है डोमेन के अंदर, किंतु डोमेन एक दूसरे से इस प्रकार अभिविन्यसित रहते हैं कि परिणामी जो चुंबकीय आघूर्ण है लौह चुंबकीय पदार्थ का वो सदैव शून्य रहता है। अब आइए देखते हैं कि यदि हम बाह्य क्षेत्र में रखते हैं तब क्या परिणाम होता है। बच्चों देखिए, अब हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि यदि एक लौह चुंबकीय पदार्थ को जिसमें कि डोमेन है जो बिना बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के अभिविन्यसित इस प्रकार है कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो शून्य है या परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य है, यदि हम उसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो क्या होगा। आपको पहले पूर्व से ही ज्ञात है कि यदि एक लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह प्रबल रूप से चुंबकित होता है। बच्चों देखें, यहाँ पर यदि हम डोमेन सिद्धांत को उपयोग में लाएं तो हम देखते हैं कि डोमेन में बाह्य पदार्थ रखने से दो प्रकार से चुंबकन हो सकता है। किस प्रकार से हो सकता है? दो तरीके हैं। पहला तरीका है डोमेन की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा, या आप इसे आंग्ल भाषा में कह सकते हैं बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डोमेन्स। आप जरा ध्यान दें, यहाँ पर आपको इस श्वेत पट पर दो चित्र दिख रहे हैं, चित्र संख्या 1 एवं चित्र संख्या 2। आप चित्र संख्या 1 में देख रहे हैं कि 4 डोमेन आपको दिखाई गई हैं और तीर के द्वारा
डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण को निरूपित किया गया है। आप देख रहे हैं कि चारों डोमेन अपने आकार के अनुसार इस प्रकार हैं कि वे परस्पर एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निष्फल कर देते हैं, अर्थात परिणामी चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर शून्य हो जाता है। किंतु जब हम इसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो एक ऐसी घटना होती है जिसे चित्र बी द्वारा दिखाया गया है। आप चित्र बी को देखिए, यहाँ पर प्रथम, यदि हम यहाँ पर नामांकन कर दें, इसे हम प्रथम डोमेन माने, यह द्वितीय कहलाए, यह तृतीय एवं यह चतुर्थ डोमेन। बच्चों ध्यान दें, यह प्रथम डोमेन है, यह द्वितीय, यह तृतीय एवं यह चतुर्थ। तो आप देखेंगे यदि हम इसी पदार्थ को बाह्य क्षेत्र में रखते हैं तो जो आपकी प्रथम डोमेन है उसकी परिसीमा क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। आप देख रहे हैं कि जो प्रथम डोमेन है उसमें दिशा में परिवर्तन नहीं है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा वही है, किंतु डोमेन शिफ्ट हो गई है, अर्थात जो प्रथम डोमेन थी उसका आकार बढ़ गया है, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ डोमेन लघु हो गई हैं अपेक्षाकृत प्रथम डोमेन के। जबकि प्रथम चित्र में, ए चित्र में चारों डोमेन परस्पर एक ही आकार के थे। यही कारण था कि चुंबकीय आघूर्ण वहां पर निष्फल हो जा रहा था, नलीफाई हो जा रहा था। किंतु जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में जब हमने इसी लौह चुंबकीय पदार्थ को रखा तो आपने देखा कि परिसीमा बदल गई किसी एक डोमेन की, जिससे कि परिणामी जो चुंबकीय आघूर्ण है अब वह अशून्य है, अर्थात उसका एक मान है। बच्चों जरा आप ध्यान दें, द्वितीय एवं तृतीय डोमेन अभी भी एक दूसरे के विपरीत एवं आकार में समान है, अर्थात ये माना जा सकता है कि वे एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं। किंतु प्रथम एवं तृतीय जो डोमेन है उसमें प्रथम डोमेन का आकार बड़ा है, अर्थात प्रबलता अधिक है चुंबकीय आघूर्ण की, एवं तृतीय की विपरीत होते हुए भी कम है, अर्थात तृतीय डोमेन प्रथम डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण को निष्फल करने में सक्षम नहीं है। यही कारण है कि अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव आ रहा है, अर्थात परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, अर्थात श्वेत पट में ऊपर की ओर दिखाया जा सकता है। आप यह समझ गए होंगे कि जब हम किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो डोमेन के परिसीमन, अर्थात डोमेन की परिसीमाओं के बदलने, विस्थापित होने के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। पारिभाषिक रूप में आप ऐसा बोल सकते हैं कि अर्थात जो डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुकूल अभिविन्यसित रहते हैं वे आकार में बढ़ जाते हैं, अर्थात हम जिस दिशा में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रख रहे हैं उस दिशा वाले डोमेन बड़े हो जाते हैं एवं अन्य छोटे हो जाते हैं, जिससे कि प्रभावी रूप से आपका एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ में। जबकि बाह्य क्षेत्र के प्रतिकूल अभिविन्यसित रहते हैं वे आकार में घट जाते हैं। बच्चों इसके अतिरिक्त भी एक और विधि है जिससे कि चुंबकन होता है लौह चुंबकीय पदार्थों में जब वे रखे जाते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में। तो आइए देखते हैं कि वह दूसरा प्रकार क्या है। यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं डोमेनों के घूर्णन के द्वारा। घूर्णन से आप क्या समझ रहे हैं, आंग्ल भाषा में हम कहेंगे बाय द रोटेशन ऑफ डोमेन्स। बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने पुनः चित्र ए, इस चित्र को पुनरावृत्ति में लाया है। यह चित्र वही चित्र है लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र भी दिखाया गया है। आप देख रहे हैं कि प्रथम डोमेन उसी दिशा में है जिस दिशा में चुंबकीय आघूर्ण बिना बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के था, किंतु द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ डोमेनों में कुछ ऐसी परिघटनाएं हुई हैं जिससे कि जो दिशा है चुंबकीय आघूर्ण की वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समान हो गई है, अर्थात यहाँ पर दिशा बदली है, परिसीमा नहीं बदली है। तो आप यहाँ देख रहे हैं चूंकि सभी डोमेनों में चुंबकीय आघूर्ण की या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही है, अतः यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के निष्फल होने, नलीफाई होने या शून्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो बच्चों यह दूसरा तरीका है जिससे कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लौह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व उत्पन्न होता है। आइए हम इसे परिभाषित करते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं, अर्थात डोमेन घूमने लगते हैं जिससे चुंबकीय आघूर्णों की दिशाएं बहुत कुछ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाती हैं। इस प्रकार लोहे की छड़ चुंबकित हो जाती है। बच्चों यहाँ पर लोहे की छड़ उदाहरण के लिए ली गई है, आप निकिल कोबाल्ट की छड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। लोहा सामान्य रूप से उपलब्ध एक ऐसी धातु है जिसका प्रयोग चुंबकीय पदार्थों में किया जाता है, इसलिए उसका उदाहरण ले लिया गया है।
जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है, अर्थात हम एक ऐसे क्षेत्र में लौह चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं जो क्षीण हो, तो पदार्थ का चुंबकन अधिकतर डोमेनों के परिसीमन के विस्थापन द्वारा होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, परंतु प्रबल क्षेत्रों में चुंबकन अधिकतर डोमेनों के घूर्णन द्वारा होता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर पदार्थ पूर्णतः विचुंबकित नहीं हो जाता, बल्कि उसमें कुछ न कुछ चुंबकत्व तो शेष रह जाता है। बच्चों देखिए, यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थों के चुंबकन की आपने दो विधियां पढ़ी। पहली विधि क्या है? डोमेनों का परिसीमन, और दूसरी विधि क्या है? डोमेनों का घूर्णन। बच्चों ध्यान दें, यह बाह्य क्षेत्र की प्रबलता एवं दुर्बलता पर निर्भर करता है कि चुंबकन किस विधि द्वारा होगा। यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्षीण है तो परिसीमन द्वारा होगा, यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है तो घूर्णन द्वारा होगा। किंतु ध्यान दें कि यह निश्चित करना हमेशा संभव नहीं है कि चुंबकन किस विधि से पूर्ण रूप से हुआ है, अर्थात जब परिसीमन द्वारा चुंबकन हो रहा है लौह चुंबकीय पदार्थ में, तब भी कुछ घूर्णन का प्रतिशत हो सकता है। उसी प्रकार यदि प्रबल बाह्य क्षेत्र में रखा गया है तो घूर्णन के द्वारा ही चुंबकन होता है, डोमेनों के घूर्णन के द्वारा, किंतु वहाँ पर भी परिसीमन की कुछ स्थिति बन सकती है। बच्चों यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक तथ्य है कि जब हम किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उसका चुंबकन हो जाता है। लेकिन जब हम बाह्य क्षेत्र हटा लेते हैं, अर्थात जब हम बाह्य क्षेत्र को पुनः शून्य कर देते हैं, तब बच्चों तुरंत ही, यानी जिस समय चुंबकन प्रारंभ होता है, आपका लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाता है, यदि उसके बाद तत्काल प्रभाव से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र शून्य कर दिया जाए तो ऐसा पाया गया है कि तत्काल अर्थात बिना किसी समय के क्षय के विचुंबकन की प्रक्रिया नहीं होती, अर्थात विचुंबकन एक तात्कालिक प्रक्रिया नहीं है। तो आइए देखते हैं कि विचुंबकन किस प्रकार होता है। विचुंबकन देखते हैं परमाणुवी मॉडल द्वारा विचुंबकन का कारण, यानी हम एक्सप्लेन करेंगे, आंग्ल भाषा में हम इसे बोलेंगे कॉज ऑफ डिमैग्नेटाइजेशन बाय एटॉमिक मॉडल। बच्चों होता क्या है, जब लौह चुंबकीय पदार्थ की छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो छड़ के परमाणुवी डोमेनों की चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो छड़ के परमाणुवी डोमेनों की चुंबकीय अक्षें क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाती हैं तथा लोहे की छड़ चुंबकित हो जाती है। इस प्रकार चुंबक में परिणामी आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यदि हम किसी चुंबक को हथौड़े से पीटें, ध्यान दीजिए गर्म किया जा रहा है, हथौड़े से पीटें अथवा क्यूरी ताप के ऊपर गर्म करें, कहाँ तक ले जाएं? क्यूरी ताप। इससे चुंबकत्व एवं द्रव्य के पूर्व के भाग में अध्ययनशाला में आप इसका अध्ययन कर चुके हैं। मैं सभी को ये सलाह दूंगी कि उसका अध्ययन अवश्य करें। तो क्यूरी ताप के ऊपर गर्म करें तो उसमें विक्षोभ का प्रभाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि चुंबक की डोमेन पूर्णतः अस्त व्यस्त हो जाती है, अर्थात जब बहुत अधिक ताप प्राप्त कर लेता है पदार्थ, क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर चला जाता है, तो डोमेनें एक दूसरे पे संरेखित नहीं रहती, वो कैसी हो जाती हैं? अस्त व्यस्त हो जाती है, उनका ओरिएंटेशन बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे चुंबक का परिणामी आघूर्ण लगभग शून्य हो जाता है, अर्थात चुंबकीय पदार्थ विचुंबकित हो जाता है। अब देखिए विचुंबकन की प्रक्रिया जो हो रही है उसमें कितना समय लगता है, या और कौन सी राशियां हैं जो विचुंबकन के द्वारा हमें आती हैं ज्ञान में, और कौन सी भौतिक राशियां जिनका हमें अध्ययन करना पड़ेगा विचुंबकन की प्रक्रिया को लेकर। देखिए प्रयोगशाला में किसी चुंबकित छड़ को विचुंबकित करने के लिए क्या करते हैं? छड़ को एक प्रणालिका में रखते हैं। बच्चों प्रणालिका एक सिस्टम है जिसमें एक करंट कैरिंग वायर को, यानी कि एक धारा रेखीय तार को एक क्रोड पर लपेटा जाता है एवं उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, उसे हम प्रणालिका कहते हैं। छड़ को एक प्रणालिका में रखते हैं तथा प्रणालिका में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करके, बच्चों ध्यान दें यहाँ पर हम प्रत्यावर्ती धारा का ही प्रयोग कर सकते हैं, धारा का मान घटाते जाते हैं, अर्थात धारा को धीरे धीरे घटाकर शून्य तक ले जाते हैं। जब धारा शून्य हो जाती है तब छड़ भी विचुंबकित हो जाती है। बच्चों यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब हमें लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करना था तो हमने उसे सरल रूप में एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाकर रख दिया और वह चुंबकित हो गया, किंतु जब हमें उसे विचुंबकित करना है तो हमें इतनी जटिल प्रक्रिया से होकर क्यों गुजरना पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों है। एक अध्ययन किया गया है H एवं I, अर्थात चुंबकन तीव्रता एवं चुंबकीय तीव्रता में एक संबंध है जो सीधा ना होकर के थोड़ा सा जटिल है। हम उसका अध्ययन करते हैं, फिर अध्ययन करते हैं कि और कौन सी ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है इस अध्ययन के लिए। बच्चों देखिए
जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकीय प्रेरण के द्वारा चुंबकित होता है, आपको ज्ञात है। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H को परिवर्तित करें, यानी उसके मान को बढ़ाएं या घटाएं, पहले हम क्या करते हैं, बढ़ाने से शुरू करते हैं, तो लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता यानी I, यानी कि पदार्थ के भीतर जो फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होता है, परंतु ये परिवर्तन रेखीय नहीं होता। कैसा नहीं होता? रेखीय नहीं होता। अर्थात यदि हम H को दुगना करते हैं तो I दुगना नहीं होता, यदि हम H को 3 गुना करते हैं तो I 3 गुना नहीं होता है। अर्थात वह एक हमको वक्र प्राप्त होता है, कर्व प्राप्त होता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि आपकी चुंबकीय प्रवृत्ति यानी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति एवं चुंबकशीलता जो कि हमने अलग अलग पढ़ी थी अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए, और जिसका मान हमें पता होता था कि नियत होता है अलग अलग पदार्थों के लिए, हमने देखा कि चुंबकन एवं विचुंबकन की प्रक्रिया में इनके मानों में भी परिवर्तन होता है। अर्थात काई-m एवं म्यू आर के मान स्थिर नहीं रहते हैं। यह एक बहुत ही जटिल एवं बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है जो आप चुंबकन एवं विचुंबकन में देखते हैं। बच्चों यहाँ आप देखेंगे जब I के मान को आप 0 कर देंगे शुरुआत में, यानी t बराबर 0 पर जब हमने चुंबकन शुरू किया है तो I का मान 0 होने पर H भी 0 होगा। यहाँ आप चित्र में देखिए, आप जो ये चित्र देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्राफ खींचा गया है I एवं H के बीच। बच्चों आप ग्राफ से देख सकते हैं कि बिंदु O वह बिंदु है यानी मूल बिंदु है। यहाँ पर हमने चुंबकन की प्रक्रिया की शुरुआत को प्रदर्शित किया है। अर्थात जब I का मान 0 है तो H का मान 0 है। यदि हम धीरे धीरे H का मान बढ़ाते हैं तो I का मान बढ़ता है और हमें OA कर्व प्राप्त होता है। कौन सा वक्र प्राप्त होता है? OA वक्र प्राप्त होता है। बच्चों अब आश्चर्य की बात यहाँ पर आती है, यदि हम अब पुनः A से O पर जाना चाहें तो यह संभव नहीं है। अर्थात यह जो कर्व है ये अपने आप को दोहराता नहीं है। यदि हम H का मान धीरे धीरे घटाएं तो I का मान घटता है, परंतु वक्र OA की विपरीत दिशा में पुनरावृत्ति नहीं करता है, बल्कि हमें एक नया वक्र मिलता है। कौन सा वक्र मिलता है? AB वक्र मिलता है। वक्र के इस भाग से आपको क्या पता चल रहा है कि जब आपने H का मान 0 कर दिया है तब भी B का कुछ मान है, अर्थात I का मान 0 नहीं है। अर्थात जब हम वाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0 कर देते हैं तब भी लौह चुंबकीय पदार्थ में कुछ चुंबकत्व अवशेष रह जाता है। बच्चों यहीं से उत्पन्न होती है एक नई राशि, यही राशि कहलाती है, इसी राशि का प्रयोग करते हैं मापन के लिए, इसे हम बोलते हैं धारणशीलता। क्या बोलते हैं? धारणशीलता। अब बच्चों आप देखिए, यदि आप चित्र से इस बात को स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि OB जो कर्व है, OB जो मान है वह दिखाता है धारणशीलता को। अब आइए देखते हैं कि HI में H के सापेक्ष पश्चता रहती है। पश्चता रहती है अर्थात जो I है वो H के पीछे रहता है, यानी कि जो चुंबकन तीव्रता है वो चुंबकीय तीव्रता से पीछे रहती है। इट लैग्स बिहाइंड H। चुंबकन क्षेत्र के 0 हो जाने पर, क्षेत्र 0 होने पर भी पदार्थ में बचा हुआ चुंबकत्व अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है। इसे पदार्थ की धारणशीलता कहते हैं। आप परिभाषित किस प्रकार से कर सकते हैं? किसी पदार्थ की धारणशीलता उस चुंबकत्व की माप है जो कि चुंबकन क्षेत्र हटा लेने पर भी पदार्थ में बचा रहता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। बच्चों यहाँ पर एक और राशि है जिसका आप अध्ययन कर सकते हैं। आप बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं, यदि चुंबकन क्षेत्र को उत्क्रम दिशा में बढ़ाया जाए, जरा देखिएगा, ये धनात्मक अक्ष है और ये ऋणात्मक अक्ष है। यदि हम ऋणात्मक रूप में ले जाएं आपके चुंबकन तीव्रता को तो O से C तक आपको जाना पड़ता है I के मान को 0 करने के लिए। ध्यान दें, यहाँ पर O से C तक आपको H का मान ऋणात्मक दिशा में बढ़ाना पड़ता है जब I को आपको 0 करना है। अर्थात जो पदार्थ चुंबकित हो गया है उसमें चुंबकत्व 0 करने के लिए हमको H से C तक ऋणात्मक चुंबकीय तीव्रता देनी होती है उस पदार्थ को। बच्चों यही कहलाता है, यहाँ आ जाइए, इसी को हम कहते हैं निग्राहिता। क्या कहते हैं? निग्राहिता। अर्थात किसी पदार्थ की निग्राहिता उस उत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र की माप है जो कि पदार्थ के अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए चाहिए। बच्चों इस प्रकार आप देखते हैं कि जब हम किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करते हैं तो हमें एक सीधा सा कर्व प्राप्त नहीं होता, बल्कि एक कर्व प्राप्त होता है जिसे हम निरूपित कर सकते हैं
AFEDCBA नाम के एक बंद कर्व से। बच्चों यह जो कर्व है ये अपने आप में बहुत विशिष्ट कर्व है। आप यहाँ देख रहे हैं कि धारणशीलता एवं निग्राहिता से हमें पता चलता है कि I H से पीछे चलता है, अर्थात H का मान शून्य करने पर भी I का मान शून्य नहीं होता, अर्थात इसमें कुछ शिथिलता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शिथिलता। इसे ही हम बोलते हैं शैथिल्य। क्या कहते हैं? शैथिल्य या स्ट्रेसेस। विचुंबकन की जो प्रक्रिया है जब वो होती है, वास्तव में बच्चों क्या है, यहाँ पर एक आप कर्व देख रहे हैं। जो कर्व आपने अभी पढ़ा था उस कर्व को सीधे सीधे शून्य नहीं किया जा सकता। बच्चों क्या किया जाता है, आपको प्रणालिका वाला जो उदाहरण मैंने आपको दिया था, अर्थात किसी भी लौह चुंबकीय पदार्थ को जिसे हमने चुंबकित किया है, यदि हम उसे विचुंबकित करना चाहते हैं पूर्ण रूप से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? निग्राहिता तक पहुँचना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। जब हम क्या करेंगे, किसी चुंबकीय पदार्थ को एक बार चुंबकित हो जाने पर उसे विचुंबकित करना सरल नहीं है। शैथिल्य लूप, इसे हम शैथिल्य लूप कहते हैं। शैथिल्य लूप से यह स्पष्ट है कि चुंबकन क्षेत्र को हटा लेने पर अर्थात H को 0 कर देने पर भी चुंबकन तीव्रता अर्थात चुंबकीय प्रेरण का मान शून्य नहीं हो सकता। इसे शून्य करने के लिए विपरीत दिशा में निग्रह बल बराबर चुंबकत क्षेत्र में लगाना पड़ेगा। तो बच्चों यह बल आपको क्या करना है? बार बार अप्लाई करना है। और इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने चुंबकित पदार्थ को एक प्रणालिका के भीतर रखते हैं, हम उसमें धारा को कम करते जाते हैं। कम करने से ये लूप छोटा होता जाता है और छोटा होते होते जब धारा शून्य होती है तो शून्य हो जाता है, अर्थात पदार्थ विचुंबकित हो जाता है। तो बच्चों आप इस प्रकार देखते हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थ में किस प्रकार चुंबकन एवं विचुंबकन की प्रक्रिया होती है। बच्चों अब आते हैं कि शैथिल्य हानि किसे कहते हैं। एक परिभाषा है। देखिए आपको पता है कि जब लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्षेत्र द्वारा कार्य किया जाता है, लेकिन जब हम विचुंबकन की प्रक्रिया देखते हैं तो विचुंबकन तत्काल प्राप्त नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि किया गया कार्य हमें शीघ्र प्राप्त नहीं होगा। बच्चों कार्य की यही हानि शैथिल्य हानि कहलाती है, जिसे हम हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। कार्य जो ऊर्जा में परिणत होता है तो ऊर्जा की यही हानि जो विचुंबकन की प्रक्रिया में होती है उसे हम शैथिल्य हानि या हिस्टेरिसिस लॉस भी कहते हैं। बच्चों देखिए अब हम एक उदाहरण लेना चाहते हैं जिसमें आपको दिखाया गया है कि गर्म लोहे एवं स्टील दोनों के लिए हिस्टेरिसिस कर्व या शैथिल्य वक्र को बनाया गया है। बच्चों यहाँ आप देखें कि जो शैथिल्य हानि होती है, ऊर्जा की जो हानि होती है, उसका आप कर सकते हैं निरूपण इस एरिया या क्षेत्रफल के द्वारा जो इस बंध वक्र के द्वारा दिखाया जाता है। इस बंध वक्र के द्वारा जो भी क्षेत्रफल प्रदर्शित किया जा रहा है वही क्षेत्रफल यह बताता है कि ऊर्जा की कितनी हानि चुंबकन एवं विचुंबकन की प्रक्रिया में होगी। बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नर्म लोहे का जो वक्र बना है उसका क्षेत्रफल कम है एवं स्टील का क्षेत्रफल अधिक है। इसी से सिद्ध होता है कि जो नर्म लोहा है वह आसानी से चुंबकित एवं विचुंबकित किया जा सकता है। किसके सापेक्ष? स्टील के सापेक्ष। यही कारण है कि प्रायः डायनामो में या क्रोड के बनाने में हम नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं, ना कि स्टील का प्रयोग करते हैं। बच्चों अगली अध्ययनशाला में हम अध्ययन करेंगे अन्य गुणों का भी। और आपके लिए आज यहीं तक, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक चित्र और दिखाना चाहते हैं। यह है वैद्युत चुंबक जिसे हमने उत्पन्न किया है एक वैद्युत धारावाही चालक की सहायता से, जिसे हमने उत्पन्न किया है। इसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि एक चुंबक का गुण एवं एक धारावाही प्रणालिका का गुण परस्पर समान होता है। वैद्युत चुंबकों के प्रयोग में आप ये बात ध्यान रखें कि शैथिल्य हानि, सुग्राहिता, निग्राहिता, इसके आधार पर ही हम उन पदार्थों का निर्धारण करते हैं जिन पदार्थों को हम स्थायी, अस्थायी अथवा विद्युत चुंबक बनाने में प्रयोग करेंगे। नमस्कार बच्चों।